जी नमस्कार। मैडम तो पटल पर हैं, हम भी आ गए थे, तब तक आपका फ़ोन आ गया था। तो मैं डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह। आवाज़ मेरी पहुंच रही है मैडम? ज़रा सा एक कमेंट कीजिए। चित्र तो थोड़ा सा दिक्कत है, चित्र नहीं क्लियर आ रहा है। नहीं किया ये हमारे। एक कमेंट कीजिए कि आवाज़ मेरी पहुंच रही है। जी सर, क्लियर है। आदरणीय DS तोमर साहब उस समय भी आ गए थे पटल पर। बहुत बहुत आभार हृदय से आप लोगों का, जो लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज पहुंचना चाहिए। आज ऐसी शख्सियत के बारे में हमारे परम प्रिय अमित कुमार मिश्र जी मौजूद हैं पटल पर। चित्र तो धुंधला है, पता नहीं क्यों हमारे सेट में है गड़बड़ी की क्या। 1 मिनट ज़रा सा अगर बेटी ठीक कर देती, 1 मिनट, जो समय इधर लगेगा हम उधर पूरा कर देंगे। फ्रंट कैमरा गंदा होगा और क्या। तो ऐसा नहीं है कि जो आ भी रहा है वो चला जाएगा। आगे हटाओ ना, पीछे से गीता द्विवेदी जी पटल पर हैं। बहुत बहुत बहन, आपका बहुत बहुत आभार। सब लोग हैं, अब हम भी जब कोई उद्बोधन वक्तव्य जब होता है तो मैं चुनाव करता हूँ कुछ। आज बलिदान दिवस के अवसर पर भैया आप भतीजी को सैलरी दीजिए, कहती है कि हमको जो है PA रख दीजिए। एकदम क्लियर है। चेहरा तो जैसा होगा वैसा ही ना आएगा। चेहरा तो मान लीजिए कि क्लियर है, नहीं है, अब क्या बताया जाए, तो ईश्वर प्रदत्त है। तो चूँकि अमित जी और सारे लोग माने लोक साहित्य के भी, मैडम स्वयं, तो मैं शहीद आज़म के व्यक्तित्व के अनुरूप, उनके कृतित्व के अनुरूप, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भगत सिंह क्रांतिकारी, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि लोग नहीं जानते। भगत सिंह का लेखन, भगत सिंह की दूरदर्शिता को लोग नहीं ठीक ठीक समझ पाया। तो मैं उन पर बोलने के पहले
करें कि आवाज कम है। अब चित्र क्लियर है लेकिन आवाज कम है, बोल रही है। फिर हमको बुलाना पड़ेगा कि आवाज आवाज नहीं जा रही है, देखो ना ठीक है। ये ना है मैसेज चला गया, मैसेज छोड़ आवाज नहीं आपको नहीं आ रही बात क्यों इन लोगों को नहीं, उन लोग बोले मैसेज किए कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था थोड़ा नीचे रखने के लिए कहा जा रहा है, स्टैंड पर रखते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलिए शुरू करते हैं, आवाज आ जाएगी। तो कुछ पंक्तियों को राष्ट्र कवि दिनकर की कुछ पंक्तियों से मैं शुरू कर रहा हूं। हम शकारी विक्रमादित्य हैं, और दल को दलने वाले हम सकारी विक्रमादित्य हैं, और दल को दलने वाले जंग में जमी नहीं दुश्मन की लाशों पे चलने वाले। हम सकारी विक्रमादित्य हैं, और दल को दलने वाले जंग में जमी नहीं दुश्मन की लाशों पे चलने वाले। हम शिवा हम राणा रोटियां भले घास की खाएंगे। हम शिवा हम राणा रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी बैरी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। हम शिवा हम राणा रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी बैरी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। जाए जान रहे ईमान, जाए जान रहे ईमान, जियो जियो ऐ हिंदुस्तान, जियो जियो ऐ हिंदुस्तान। जाए जान रहे ईमान, जियो जियो ऐ हिंदुस्तान, जियो जियो ऐ हिंदुस्तान। तो अब शहीद आजम भगत सिंह की
शख्सियत और आज बलिदान दिवस के अवसर पर आज भी जब उनको याद हम लोग करते हैं तो लगता है कि उनके विचारों से, क्योंकि वो एक विचार क्रांति है। भगत सिंह का ये मानना था कि आदमी मर जाता है। आवाज मेरी पहुंच रही है कि नहीं? थोड़ा सा या कम है या क्या, थोड़ा बताइए तो थोड़ा सा मन लगेगा बोलने में, नहीं तो आवाज ही नहीं जाए तो हम क्या बोलेंगे। आवाज अब क्लियर है? तो भगत सिंह का मानना था कि व्यक्ति की मृत्यु होती है, विचार नहीं मरता। और जिस क्रांतिकारी भावना से प्रेरित होकर उनका लेखन था, क्योंकि जो लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो भगत सिंह की जो ऊर्जस्विता है, तेजस्विता है, जो जुझारूपन है, जो व्यक्तित्व में जो एक तसक है, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन साथ साथ बौद्धिक लोगों के लिए भी अंग्रेजी की जानकारी, विशेष रूप से उर्दू की जानकारी और उर्दू के बहुत सारे शायरों को आधार मानकर अपने जीवन की चर्या शुरू करना। ठीक ठीक अगर उनके जीवनी को अगर पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि यह आदमी अगर देश स्वतंत्र होता, अगर आत्मनिर्भर होता, तो यह आदमी एक बहुत ही उच्च कोटि का लेखक होता। ये मैं पूरी जवाबदेही के साथ बोल रहा हूं। लेकिन ऐसी स्थिति आई, ऐसी परिस्थिति में ये आदमी पला कि जब देश गुलाम था, गुलामी की बेड़ियों में जब देश जकड़ा हुआ था, तो सिर्फ और सिर्फ कोई कमेंट नहीं कर रहा है कि मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं। किसी का कमेंट नहीं आ रहा है कि आवाज पहुंच रही है कि नहीं। आदरणीय सागर जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो भगत सिंह बौद्धिक, जब वो जेल डायरी उनका अगर पढ़िए तो उनको लगता है कि जब उनके जितने आलेख हैं वो कैसे देश की एकता को, अखंडता को, देश की आज़ादी के लिए जो छटपटाहट थी, जो बेचैनी थी, जो उनके अंदर जो पीड़ा थी, वो लिखने के भी माध्यम से आती। एक मैं पुस्तक दिखा रहा हूं, ये इस पुस्तक की समीक्षा मैंने की है। हमारे मित्र हैं डॉक्टर रंजीत सिंह, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हेड, और ये आपके सहकर्मी, और मैंने इसकी समीक्षा लिखी है। और चौथी राम यादव जी अनुशंसा इसकी लिखे हैं और अभिमत भी मेरा इसमें। और इसका शीर्षक है भगत सिंह को नायक बनाकर, एक प्रबंध काव्य है। और ये मेरी पुस्तक का जो संकलन है आलेखों का, उसमें ये आया है। इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि भगत सिंह को आम तौर से आदमी समझ लेता है कि उस समय जब ये बम फेंकते हैं, करीब 1928 में, 8 सितंबर 1928 में पुटकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, तो वो इंटेंशन इनका ये नहीं था कि लोग हताहत हों, और ऐसे स्थान पर फेंकते हैं कि धमाके की आवाज अधिक आती। और उसके बाद स्वयं भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी और बताया कि गूंगों और बहरों को सुनाने के लिए तेज आवाज की और धमाके की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ऐसे ये मध्यम आवाज में सुनने वाले लोग नहीं हैं।
जरा एक कोई कमेंट कर देता कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं। आदरणीय सागर जी जरा सा बताइए, अमित कुमार मिश्र जी आप बताइए जरा, नहीं तो मैं कोई दूसरा उपाय करूं। केशव शर्मा जी लिख रहे थे कि कम है सर आवाज़। ये तो बड़ा ही वॉल्यूम सब तो ऊपर ही है। कहाँ है? सबका वॉल्यूम तो ऊपर ही है। अब हम ये सब वो सब करोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ दो। वो कान में वो लगाने वाला दो ना, वो जो है। हाँ ये ऐसे पे रखिए, इस पे रखिए। ना उस पर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, उस पर नहीं हो रहा है, तो तुम लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा और इसे कीजिए। अब तो फिर लिख रहे हैं केशव शर्मा जी की जी गुरुदेव आ रही है आवाज। ठीक है सर। तो मैं ये कह रहा था कि भगत सिंह के बारे में अगर सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्टार्ट प्लीज थोड़ा व्यतिक्रम हो जाता है तो धारा टूट जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी परिस्थिति में जबकि आम आदमी ये समझता था कि नहीं, ये हुकूमत तो ये समझती थी कि ये तो आतंक का पर्याय बन गया। और अपने देश के आज़ादी का इतिहास अगर आप देखिए तो उस समय भी जो दो ग्रुप था, जो दो दल था, एक को एक्सट्रीमिस्ट विंग, एक को जो है लिबरल विंग। तो एक्सट्रीमिस्ट विंग जो है उसके ये समर्थक थे। और ऐसी परिस्थिति में जब आप गौर कीजिए इतिहास पर, अगर आप सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को अगर आप देखिए कि गुलामी से यह आदमी इतना संत्रस्त था कि अपने 8 वर्ष की अवस्था में अपने पिताजी से वो पूछते हैं कि पिताजी हम अपने खेतों में अनाज बोने के, अनाज बोकर क्या होगा, पिस्तौल क्यों नहीं बो रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों को हमें भगाना है। 8 वर्ष का बच्चा अपने पिता से कह रहा है। और भावना देखिए, भावना ये कि कैसे हमारा देश, क्योंकि जब उनका अंतिम स्वर जो कि मैं बाद में बताऊंगा
कि जब वो फांसी को चूमने के लिए जब वो जा रहे थे, मैं फांसी पर झूलने के लिए नहीं कहूँगा, हाँ, फांसी को जब चूमने के लिए जा रहे थे, उस समय के जो उनके शब्द थे, उन शब्दों को मैं कोट करूँगा। मैं चर्चा किया था इस पुस्तक की, इसमें मेरी अपनी ही बात है, तो उसकी मैं चर्चा आपको, ये मैं निकाला था कि व्यतिक्रम आ गया ऐसा कि तो उस दिन जिस दिन चौथीराम जी यादव जी के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उनके साथ मेरा भी कार्यक्रम था, और मैं ये बता रहा था, लेकिन नेक व्यवधान के चलते न वो मेरी बात सुन रहे थे और न मैं इसको दिखा पाई। ये अनुशंसा चौथीराम यादव जी का लिखा हुआ, और इसका अभिमत मैंने लिखा है, समीक्षा भी मैंने लिखी। तो इस में लिखे हैं कि चलने देंगे अब अधिक नहीं, चलने देंगे अब अधिक नहीं, यह छल प्रपंच गोरख धंधा। चलने देंगे अब अधिक नहीं, यह छल प्रपंच गोरख धंधा। ओ रक्त पिपासु नर पिशाच, वो रक्त पिपासु नर पिशाच, तेरा चरित्र बर्बर गंदा। तुम झूठ नीति में भी प्रवीण, तुम झूठ नीति में भी प्रवीण, तुम महाधूर्त बेईमान सुनो, तुम झूठ नीति में भी प्रवीण, तुम महाधूर्त बेईमान सुनो। ओ संसद के पाषाण सुनो, ओ संसद के पाषाण सुनो। वो संसद के पाषाण सुनो, और मुझे इस बात का गर्व है कि इसकी समीक्षा भी मैंने लिखी है, इसका अभिमत भी लिखी है मैंने, और ये पुस्तक हिंदी ग्रंथ अकादमी संसद की जो सूची है उसमें शामिल हुई है। और ये भगत सिंह जो नायक हैं, उन्हीं को केंद्र में रखकर हमारे यहाँ के जो प्रोफेसर रंजीत कुमार सिंह मैथिली के मौजूद हैं, डॉक्टर विनय कुमार चौधरी ने ये प्रबंध काव्य लिखा, और चौथीराम यादव जी ने इसकी अनुशंसा की, और मेरी समीक्षा इसमें शामिल है। तो मैंने प्रसंगवश इसको, क्योंकि भगत सिंह पर ही ये था, तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस की जब हुकूमत है, मैं कुछ प्रश्न आज के दिन खड़ा करूंगा इस बलिदान दिवस के अवसर कि भगत सिंह के बारे में तो बातें होती हैं, भगत सिंह को पढ़ते हुए बहुत सारे लोग कविताएं लिखी। भगत सिंह अंतिम समय में जब 31 में 23 मार्च 1931, कारण क्या था? क्योंकि जो लाठीचार्ज हुआ साइमन कमीशन के में, जो प्रतिरोध मार्च हो रहा था, उस लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती, और महज 12 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि मेरी धारा छूट जाती है तो थोड़ा सा, महज 12 वर्ष की अवस्था में बिना किसी से बताए, क्योंकि उनके परिवार में उनके पिता, उनके दोनों चाचा स्वर्ण सिंह और सारे लोग स्वतंत्रता सेनानी, और गदर पार्टी एक थी, उस गदर पार्टी के लोग
मेंबर थे। किसी से उन्होंने नहीं बताया और जालियांवाला बाग वहां पर ये पहुंच गए और जालियांवाला बाग से मिट्टी हाथ में लिया और उस मिट्टी की सौगंध खाया उस व्यक्ति ने कि जब तक देश को आजादी नहीं दिला दूंगा। और जालियांवाला बाग जाकर और वहां से मिट्टी लेना और उस मिट्टी की सौगंध खाना, जितने लोग उसमें बलिदान हुए थे, जितने लोगों को मारा गया था, उन लोगों को स्मरण करके 12 वर्ष का व्यक्ति जब ये सोचता है, संवेदना के स्तर पर आप सोचिए कि वह व्यक्ति कैसा होगा, वो शख्सियत कैसी होगी। और तब 29 में 1929 और उसके पहले का पूरा इतिहास आप समझ लीजिए। उसके पहले का पूरा इतिहास जो 2 खेमों में बटा था, राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जो है, एक को प्रतीक मानते थे लोग तिलक को, दूसरे को प्रतीक के रूप में मानते थे लोग गोखले को। गोखले के उत्तराधिकारी यहां महात्मा गांधी होते हैं, इनके उत्तराधिकारी, तिलक के उत्तराधिकारी क्रांतिकारी दल के सारे लोग होते हैं। क्योंकि जब तिलक ने घोषणा कर दी कि स्वराज्य जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा सिर्फ नारा नहीं था, मंत्र का काम किया। और उसमें जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो उसमें बहुत सारे लोग एक साथ चले, जो लाइक माइंडेड जितने लोग थे, जो ग्रुप था, सारे लोग एक साथ हुए और एक टीम बनी। और कह देते हैं लोग कि ये एक्सट्रीमिस्ट विंग है, कुछ लोग कहते हैं कि लिबरल विंग है। सवाल है कि जब मॉडले जेल में जब इनको रखा गया तिलक को, और मॉडले जेल की सबसे बड़ी रचना जो है उनकी, वो है गीता रहस्य पुस्तिका। और एक अजीब बात कि जो व्यक्ति कहता है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो व्यक्ति इस बात की घोषणा करता है कि हम किसी देश की सभ्यता को, संस्कृति को, गौर कीजिएगा, हम किसी देश की सभ्यता को, संस्कृति को क्रांति का बांध बनाकर रोकने में विश्वास नहीं करते, बल्कि स्वतः क्रांति को देश की सभ्यता और संस्कृति के शाश्वत धारा के साथ जोड़ने में विश्वास करते। क्रांतिकारियों की जो टोली थी, इस चीज को मंत्र के रूप में लिया, क्रांति का आह्वान तो तिलक ने कर दिया। और हम सब लोग जानते हैं कि बाल, पाल और लाल, ये तीनों की जो व्यूह रचना थी, उसके बीच से कैसे देश को आजादी दिलाई जा सके। तिलक चूंकि उम्र में गोखले से बड़े थे, तिलक की मृत्यु गोखले से पहले हो गई थी। तिलक की मृत्यु के बाद 1920 के बाद लगा कि नेतृत्व जो है अब किसके हाथ में सौंपी जाए, क्योंकि जो एक लीडरशिप का जो मॉडल होता है वो हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन उसको यह ग्रुप, यह समूह ने बड़े ही एहतराम के साथ संभाला। और जब वो साइमन कमेटी, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है उस प्रतिरोध मार्च में, तब स्थिति जो है विस्फोटक बनती है। और इन लोगों ने वो साइमन या कोई जो उसका जो अधिकारी था, वो एसएसपी रैंक का, ब्रिटिश हुकूमत का, उसको सीधे सर पर गोली मार दी।
और चानन सिंह एक जो हेड कांस्टेबल था वो इन लोगों को मारने के लिए दौड़ाया। साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी भी थे। चंद्रशेखर आजाद जी ने ललकारते हुए और ये सारे लोग एक तरह से करके चानन सिंह को भी मारे। और तब ये कहा गया कि नहीं, लाला लाजपत राय और जालियांवाला बाग का बदला बहुत हद तक तो नहीं लेकिन कुछ हद तक ले लिया। और यही आरोप गठित हुआ कि साइमन कमीशन के जो लाला लाजपत राय के विरोध में जब उस एसएसपी का और हेड कांस्टेबल की जो हत्या हुई, इसी के चलते इन लोगों को, जिसमें कि पूरी टीम थी, सुखदेव थे, राजगुरु थे और भगत सिंह थे, इन तीनों आदमियों को फांसी पर चढ़ाया गया। अंतिम फांसी पर चढ़ते वक्त चूंकि सबसे अधिक पक्षधर थे अब यहां से गौर कीजिएगा, सबसे अधिक पक्षधर थे वो लेनिन। लेनिन का स्मरण करते हुए फांसी का फंदा उन्होंने चुना। और मैंने अभी हाल में सामाजिक दर्पण के पटल पर थर्ड वर्ल्ड वार माने रूस और यूक्रेन की लड़ाई में जो लीडरशिप की जो भूमिका है उस पर चर्चा करते हुए मैंने कहा कि एक तरफ का नेतृत्व कौन कर रहा था। मैडम शकुंतला तोमर जी पटल पर अभी मौजूद दिखाई दे रही हैं बहुत। कौन कर रहा था? एक तरफ स्टालिन था। अगर लीडरशिप का मॉडल लेनिन होता तो उसका रूप नक्शा कुछ दूसरा होता, लेकिन स्टालिन तो वैज्ञानिकों के शोध पर प्रतिबंध लगा देता था। जितने तो एक तरफ लीडरशिप का जो है पूरा कमान जो था स्टालिन सरीखे लोगों के पास, और दूसरी ओर एक तरफ कुआं, दूसरी ओर खाई। दूसरी ओर कौन था? फांसीवाद और नाजीवाद, हिटलर और मुसोलिनी। और इस दोनों ग्रुप का जो लीडरशिप स्टाइल है उससे तो युद्ध होना ही होना है। ऐसी परिस्थिति में जब वो लेनिन को याद करते हैं, हुई थी इस बात की कि लेनिन का लीडरशिप स्टाइल ऐसा था क्योंकि हर सिस्टम में लीडरशिप स्टाइल वैयक्तिक भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है। लेनिन जब वो बीच में जाते थे तो लोग कहते थे कि इस आदमी को किसानों के बीच, मजदूरों के बीच जब वो जाते थे तो लोगों ने ये महसूस किया, ये कहना शुरू किया कि लगता है इस आदमी को हमने कहीं देखा है। इसका मतलब उनकी इतनी सरलता, उनकी इतनी सहजता थी कि सहज रूप में लोगों के साथ वो घुल मिल जाते थे। लेकिन स्टालिन के साथ ये बात नहीं थी। और अंतिम जब फांसी पर ये झूलने के लिए, चूमने के लिए जब वो जाते हैं तो लेनिन को स्मरण करते हैं, इसलिए कि लेनिन आइडियल है। और अगर आप गौर कीजिएगा हैव और हैव नॉट कि उस पूरे मूवमेंट को, उस पूरे आंदोलन को, तो आप सोचिए कि जो हमारे समाज में, क्या हम ऐसा नहीं सोचते? 1992 के बाद से स्थिति बदली और वो भी उघड़ गया, वो भी बिखर गया, खंड खंड में बिखर गया। लेकिन 1917 से लेकर और 88-90 तक के बीच की अवधि जो है ये बताता है कि एक लंबे संघर्ष की कहानी है और उसमें बहुत सारे लोग आए। और तब उन्होंने बताया कि बुर्जुआ के खिलाफ सर्वहारा की लड़ाई वाद और प्रतिवाद है। और भगत सिंह ने इसको बहुत ही शिद्दत से महसूस किया।
कि वो बुर्जुआई समाज किसी अकेले कोई कम्युनिज्म वाले देश में नहीं है। वो बुर्जुआई समाज हमारे समाज में भी है, हमारे देश में भी वो बुर्जुआई समाज है। तो जो कंसेप्ट लेकर चलते हैं कि बुर्जुआ के खिलाफ सर्वहारा, वो सर्वहारा केवल कम्युनिज्म के साथ नहीं है, वो सर्वहारा हमारे आपके समाज में भी है। जो पीड़ित है, जो दलित है, जो वंचित है, जो लांछित है, और उसके लिए जो आपको काम करना है, जो काम करते हैं, वो लीडरशिप स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पर स्टालिन का जो लीडरशिप स्टाइल है वो उतना लिबरल नहीं हो पाता, और अपने अप्रोच और कंसेप्ट के आधार पर लेनिन का लीडरशिप स्टाइल जो है वो ज्यादा, ये मेरी स्थापना है, इस पर विरोध, इस पर सहमत और असहमत लोग हो सकते हैं, लेकिन ये जो मेरी समझ में बात आती है कि अगर लेनिन का लीडरशिप स्टाइल जो था वो भी हैव और हैव नॉट के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ही था। और जो कमोबेश सिस्टम चाहे जो हो, वो हर समाज की ये बात है कि हर जगह है। वो स्टेट रेवोल्यूशन फ्रांस का आप देख लीजिए, उसमें भी है। इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीजिए, उसमें भी है। सिस्टम बदल गया, लेकिन मूल धारणा जो है, अवधारणा वहीं पर है। हर जगह हैव है, हर जगह हैव नॉट है, हर जगह अस्तित्व को समाप्त कर देने वाले लोगों का एक ग्रुप है। इसीलिए तो कहा प्रोफेसर को, सबसे पहले मैं अपना ही नाम लेता हूं, इंजीनियर को, डॉक्टर को, वकील को, जितने एलीट वर्ग है, सबको कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये सेमी बुर्जुआ क्लास के लोग हैं। हम सड़कों पर जाने के लिए सड़कों पर उतरना नहीं चाहते हैं, और जब इश्यू आ जाता है तो आपको बगैर सड़कों पर उतरे हुए आंदोलन की भाषा में जब तक आप बात नहीं कीजिएगा तब तक सफल नहीं होंगे। और यही आंदोलन की भाषा थी। नहीं तो हमारी स्थिति क्या थी? हमारी स्थिति क्या थी? हमारे यहाँ कोई ऐसा सैन्य संगठन था कि फरीदाबाद में जाकर और एक आदमी के संरक्षण में सारे टीम के लोग वहाँ जाते थे। वो चंद्रशेखर आज़ाद हो कि खुदीराम बोस हो, ये सारे लोग जाते थे वहाँ पर प्लानिंग बनती थी। प्लानिंग बनने के बाद जो है वो गुप्त रूप से जो मंत्रणा होती थी कि कब कैसे किस रूप में हम वो काम करें। क्या हमारे पास ऐसा सैन्य संगठन था? लेकिन जज्बा था, और वो जज्बा ये था कि हम कैसे देश को आज़ाद करें। और देश को आज़ाद कराने के लिए जब वो कहते हैं कि मुझे उसके बाद के दिनों में एक बड़े ही क्रांतिकारी कवि हुए, नाम आप लोगों ने सुना होगा, पंजाब के ही अवतार सिंह पास। अवतार सिंह पास मॉडल मानते थे भगत सिंह। और ठीक इसी 23 मार्च को खालिस्तानियों के शिकार हो गए, मार दिया लोगों ने। जो आदमी कहता है कि तुम लोहे की बात करते हो, मैं लोहा खाता हूं। एक अंश आप मैं सुना रहा हूं जो उसके आधार पर कि सपने हर किसी को नहीं आते। एक सपना था आंखों में भगत सिंह के, और उन सपनों को मूर्त रूप देना चाहते थे भगत सिंह। अवतार सिंह पास लिखते हैं, और 23 मार्च को भी खालिस्तानियों ने उनको गोलियों से भून डाला। आज ही के दिन 23 मार्च को ही 1988 में, और वो लिखते हैं,
सपने हर किसी को नहीं आते। बेजान बारूद के कड़ों में, बेजान बारूद के कड़ों में सोई आग को सपने नहीं आते। गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो कविताएं जो छंद मुक्त के हैं वो अगर ध्यान नहीं दीजिएगा बिंबों पर तो फिर अर्थ से साक्षात्कार नहीं होगा। सपने हर किसी को नहीं आते। बेजान बारूद के कड़ों को, सोई आग को सपने नहीं आते। शेल्फों में पड़े इतिहास के ग्रंथों को सपने नहीं आते। शेल्फ में, हमारे अलमीरा में किताब भरा हुआ है, उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो शेल्फों में भरे किताब को सपने नहीं आते। सपनों के लिए लाजमी है, सपनों के लिए लाजमी है सहनशील दिलों का होना। सपनों के लिए नींद की नजर होनी लाजमी है। सपने इसलिए सबको नहीं आते, सपने इसलिए सबको नहीं आते। ये पास लिखते हैं, पास लिखते हैं कि यदि देश की सुरक्षा, और गौर कीजिएगा ये अवतार सिंह पास को अपना आइडियल मानते हैं। यदि देश की सुरक्षा यही होती कि बिना जमीर होना जिंदगी, यदि देश की सुरक्षा यही होती कि बिना जमीर होना जिंदगी, जमीर माने आत्मा, के लिए शर्त बन जाए, यदि देश की सुरक्षा यही होती कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए। बिना जमीर होना माने बिना आत्मा विहीन हो जाना। गौर कीजिएगा कि यदि देश की सुरक्षा यही होती कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए। आंख की पुतली में हां के सिवा कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात कह दी गई है कि आंख की पुतली में हां के सिवा कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत हो झुका रहे, हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझें घर जैसा। हम कब देश को समझें अपने घर जैसा, जिसमें उमस नहीं होती, आदमी बरसते मेघ की तरह गलियों में गूंजते हुए बहता। बिंब देखिएगा पास की कि जिसमें कि देश घर जैसा होता। जब देश घर का क्या मतलब, जिस घर में भी जहां प्रेम नहीं है, जहां भाव नहीं है, जहां विचार नहीं है, जहां सद्भाव नहीं है, जहां समन्वय की भावना नहीं है, तो वो घर भी घर नहीं है। उनकी कल्पना क्या है कि काश देश घर होता जिसमें उमस नहीं होती, आदमी बरसते मेघ की तरह गलियों में बहता, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता और आकाश की विशालता को अर्थ देता। आदमी बरसते मेघ की तरह गलियों में बहता, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता और आकाश की विशालता को अर्थ देता, तब कहीं हमारी मांग। लेकिन ऐसा बोलने वाला व्यक्ति मारा गया खालिस्तानियों के हाथ इसी 23 मार्च 1988। और जब आज ही की बात,
आज ही की बात, जब मैं कुछ अपनी पंक्तियों पर जब गौर करता हूं तो उसको थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया कि ऐसे लोग लांघते हैं पहाड़, तय करते हैं दूरियां और छू लेते हैं चोटियां, सिर्फ और सिर्फ बैसाखियों के सहारे। ऐसे लोग लांघते हैं पहाड़, तय करते हैं दूरियां, छू लेते हैं चोटियां, सिर्फ और सिर्फ बैसाखी के सहारे। हमने देखा है क्रांति और शांति की माला फेरते और बुजुर्गियत की दहलीज पर पांव रखते लोगों को। हमने देखा है क्रांति और शांति की माला फेरते तथा बुजुर्गियत की दहलीज पर पांव रखते उन लोगों को जिनकी पुष्ट इकाई में मक्खनबाजी सबसे अच्छी टॉनिक और दोस्ती को मूठ बनाकर आहिस्ते से कलेजे में चाकू उतार देना सबसे अच्छा रास्ता समझते हैं। देश की पूरी स्थिति लगभग इस तरह की है। न प्रेम में विश्वास रह गया है, न विश्वास पर विश्वास रह गया, भरोसे पर भी भरोसा नहीं रह गया। सद्भावना की तो बात छोड़िए, उसकी तो धज्जी उड़ गई। मैं सुन रहा था अभिषेक जी के, मैडम मंजुला श्रीवास्तव जी के लड़के पत्रकार हैं, वो राजकमल प्रकाशन की ओर से एक कार्यक्रम था। संस्कृतियों के टकराव की लड़ाई है वास्तव में। अगर ऐसा नहीं होता तो हम समझते कि हमारे सिस्टम में भी वो हैव नॉट है। और आज जब रूस और यूक्रेन की जब बात होती है तो आखिर हमारा पलड़ा क्यों रूस के तरफ झुका हुआ है? इसलिए कि हमें अपने राष्ट्र की चिंता है। हमें खतरा है चाइना से। चाइना कभी विश्वसनीय नहीं रहा। नहीं तो जहां यह देश, जहां कमजोर को जहां सताने की बात होती है, जहां की कमजोर के पक्ष में खड़ा हो जाने की बात जहां होती है, वहां तटस्थ नहीं रहता। तो पलड़ा रूस के तरफ झुका हुआ है। ऊपर ऊपर दिखाई पड़ रहा है कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो चाइना की नजर है। और दूसरी ओर है कि अमेरिका की चौधराहट है कि वो यूनिपोलर सिस्टम लागू करना चाहता है। तो इन लोगों को चाहिए था कि नहीं, जहां रूस हो, जहां चाइना हो, जहां मल्टीपोलर हो, जिसमें भारत भी एक महाशक्ति के रूप में हो, और तब एक व्यवस्था बनाते हैं। आजादी, जो देश गुलाम जो है, वो गुलाम देश का एकमात्र इशू रहता है। इन लोगों का क्या इशू था? इन लोगों का रास्ता अलग था, मार्ग अलग था, मंजिल इन लोगों की अलग थी। मंजिल तो एक थी कि हमें आजादी मिलनी चाहिए, और मंजिल जो शांति के जो मसीहा थे उन लोगों को भी था कि आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन तरीका जो था, रास्ता जो था, वो दूसरा था। ऐसा अगर नहीं होता तो हमारे यहाँ के लोगों को ये लिखना नहीं पड़ता कि जो अन्याय करता है, जो अत्याचार करता है, हम तो मॉडल मानते हैं अपने राष्ट्र कवि को। हम तो सुभानलाल द्विवेदी को मानते हैं, हम तो मैथिली शरण गुप्त को मानते हैं, हम तो दिनकर को मानते हैं कि अन्याय जग का देखकर, अन्याय जग का देखकर वर्षों रहे गुमसुम अधर। अन्याय जग का देखकर वर्षों रहे गुमसुम अधर। हो जाए कंपित स्वर प्रखर, जो क्रांति कर दे विश्व में, वह रोष बहुत बुरा नहीं, वह दोष बहुत बुरा नहीं। हो सकता है भगत सिंह का यह आक्रोश, भगत सिंह का यह रोष
फांसी के फंदे को चूम लेने के बाद, लेकिन पूरी दुनिया के पैमाने पर भगत सिंह मर नहीं सकता। भगत सिंह अमरत्व को 23 मार्च 1931 को सुखदेव, तीनों जो माँ के अमर सपूत, जिनको कि जो फांसी के फंदे को चूमे, इनको मारने की लाख कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भगत सिंह का यह कहना कितना सार्थक और कितना प्रासंगिक है कि व्यक्ति मर जाएगा तो विचार नहीं मरेगा। और विचार क्या था कि क्रांति शून्य में नहीं उतरती, क्रांति फूलों में, चांद में, चांदनी में नहीं उतरती, क्रांति तो जीवन की ज्वाला में उतरती है। हम जिस ज्वाला में हैं, जिस आसपास की परिवेश में हैं, वहाँ के संगतियों के ही में है, सामाजिक विसंगतियों और सामाजिक विपर्यों के बीच में है, वहाँ पर एक रास्ता, इसलिए वो शून्य में नहीं उतरती, वो फूलों में, चांद में, चांदनी में नहीं उतरती, क्रांति तो जीवन की ज्वाला में उतरती। और तब कहते हैं कि आदमी मर जाएगा, मर जाता है, विचार नहीं मरता। और अंतिम जो उनका शब्द था, उसको मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। 31 में ये इनको फांसी दी गई थी। और ये क्या कहते हैं जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा। और ये अंतिम वाक्य है उनका, जो भी यहाँ पढ़े लिखे सर, इस पर तो बात आगे बढ़ जाएगी, लीग ऑफ नेशंस की विफलता और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना उसके पहले राष्ट्र संघ को विघटित कर दिया गया। आदरणीय सादर मैं निवेदन कर रहा हूँ, लीग ऑफ नेशंस की जो है विफलता क्यों, कि अमन के लिए, शांति के लिए, चैन के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। लेकिन राष्ट्र के जितने सारे लोग, सामाजिक दर्पण के पटल पर मैं बोल चुका हूँ, तो चूंकि मेरा स्वभाव थोड़ा रेपिटेशन का नहीं है, तो आपने ये प्रश्न उठा दिया कि उस समय ऊपर से मानवता की बात हम करते हैं, मानवता की बात हम भीतर, जब हम देश की बात करेंगे और जब हम मानवता की बात करेंगे, तो मनुष्य मात्र पर अगर कहीं भी आरोप और आक्षेप होता है तो हमारा हृदय द्रवित होगा। लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पर हम अमन की बात, चैन की बात, शांति की बात करके आते हैं, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी करते हैं, दस्तखत भी करके आते हैं, और यहाँ पर अपना अणु आयुधों के आविष्कार के लिए एक रास्ता भी खोलते हैं। तो विफल होगी। सेकेंड वर्ल्ड वार में, आदरणीय, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब राष्ट्र संघ को विघटित कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, हमसे बेहतर तब आपने ये प्रश्न उठाया तो आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को कौन कौन सा मुल्क नहीं माना। जाहिर है, चूंकि कुछ प्रश्न है लेकिन प्रश्न करने वाले का नाम नहीं आ रहा है मेरे ही में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को भी लोग, ये आधारित है, ये निर्भर करता है कि एक समाज जो है, इसी पटल पर मैंने कहा था जब लेनिन जो एक बहुत अच्छी संगोष्ठी हुई थी, तो मैंने एक प्रश्न किया था। एक आदमी बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने कहा कि मैंने आर्थर कोस्टलर को नहीं पढ़ा है। क्योंकि आर्थर कोस्टलर की बातें बिल्कुल, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हो, आर्थर कोस्टलर की बातें बिल्कुल सही और सटीक साबित हुई है। आदरणीय सही, क्योंकि क्या कहे कि लाख चेतावनी दीजिए, महापुरुषों के लाख चेतावनी के बाद भी आदमी मूर्खता से बाज नहीं आता, बेवकूफी कर ही देता है। कोई न कोई सनकी राष्ट्राध्यक्ष युद्ध का बिगुल फूंक ही देगा। उसके लिए बड़ी सोच
समझ, इंसाइट, अंतर्दृष्टि की जरूरत। और यही बात मैं कह रहा हूं कि जो लोग उस समय के तात्कालीन व्यवस्था में जिस प्रकार शहीद आजम भगत सिंह जो थे, तो उनकी दूरदर्शिता को लोग नहीं देखते हैं। अंतिम समय में जो उनका अंतिम वाक्य है, लोग कहते हैं कि मरने के समय ये अंतिम उनकी इच्छा थी या अंतिम बात थी, उसको वो सही बात होती है, उसका पालन होना चाहिए। क्या कहते हैं? अंग्रेजों की जड़ें हिल गई। जिस आदमी को फांसी दिया जा रहा है, हमारा देश ऐसा है कि ऐसे ऐसे महान विभूतियों को, बलिदानी लोगों को पहला क्या कहते हैं कि क्या यही है शहीदों के सपनों का आजाद भारत? क्या यही है शहीदों के सपनों का आजाद भारत? शायद इसलिए भगत सिंह ने कहा था अंग्रेजों की जड़ें हिल गई हैं और 15 साल में वे यहां से चले भी जाएंगे। बाद में काफी अफरा तफरी होगी, तब लोगों को मेरी याद आएगी। 23 साल में फांसी का फंदा चूमने वाला वह नौजवान न केवल क्रांति धर्मी चेतना का अग्रदूत था, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक भी। ये आज की पूरी बात, ये मैं मेरी स्थापना है। ये बात की जो 23 साल में फांसी का फंदा चूमने वाला वह नौजवान अग्रदूत ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक। और अंत में समय भी हो गया है और चूंकि बहुत ही व्यतिक्रम आ गया, आवाज कभी नहीं आ रही है, कभी चित्र नहीं आ रहा है। आदरणीय सागर जी ने कहा स्टैंड ली, हमने स्टैंड भी बनवा लिया, तो इस पर थोड़ा सा ऊपर कभी चेहरा नहीं आ रहा है, तो खैर कभी कभी होता है ऐसा। तो इस पुस्तक में जो एक और चीज जो मैंने हमारे पुस्तक कि भगत सिंह के चरित्र का, इसको मैं प्रसंगवश मैंने आपको मैं कह रहा हूँ कि हिंसा, लोग कहते हैं कि बड़ा हिंसात्मक ये हुआ, लेकिन लिखने वाले ने क्या लिखा कि हम परम अहिंसावादी हैं, हम परम अहिंसावादी हैं, लाचार विवश प्रण तोड़ा है। हम परम अहिंसावादी हैं, लाचार विवश प्रण तोड़ा है। बहरों से कर संवाद सके, बस इसीलिए बम फोड़ा है। हम परम अहिंसावादी हैं, हम परम अहिंसावादी हैं, लाचार विवश प्रण तोड़ा है। बहरों से कर संवाद सके, बस इसलिए बम फोड़ा है। सुन सको समय की आहट को, सुन सको समय की आहट को, परिवर्तन स्वर संधान सुनो। सुन सको समय की आहट को, परिवर्तन स्वर संधान सुनो। ओ संसद के पाषाण सुनो, ओ संसद के पाषाण सुनो। पूरा शीर्षक ही है वो संसद के पाषाण सुनो। और स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के उस समय तत्कालीन विभागाध्यक्ष थे प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी। ये प्रबंध काव्य जिसकी समीक्षा मेरे संग्रह में भी है, अभिमत भी मैंने लिखा है, उसी को मैं सुना रहा हूँ। और जब भगत सिंह पर बात आई तो न सुनाए। अब देखिए
कि तेरे आंचल की छाया में, लोग कहते हैं कि आज मैंने ये भावना नहीं है कि तेरे आंचल की छाया में, तेरे आंचल की छाया में तेरे लिए समर्पित यह जीवन कर दूं, कब बोलो तुम। मुझे शहीदे आजम के संबोधन से तुम पुकारना, जब रहेगा नश्वर सर सर। बोले कि तेरे आंचल की छाया में पला बढ़ा, तेरे लिए समर्पित यह सारा जीवन, मुझे शहीदे आजम के संबोधन से तुम पुकारना, जब न रहेगा नश्वर तक, जब न रहेगा नश्वर तक। इस प्रकार इस प्रबंध एक तरह से समीक्षा भी है, बहुत बड़ी है और नहीं पढ़ेंगे उसमें। ये कहना, मैंने कहा था कि कुछ प्रश्न मैं भी उठाऊंगा आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हुए। 1913 में, माफ कीजिएगा, 2013 में, गौर से सुनिएगा, 2013 में गृह मंत्रालय ने जब आरटीआई लागू किया तो कुछ लोगों ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहीदे आजम कहे जाते हैं, व्यवस्था की ओर से क्या स्थापना है इसमें? आपको आश्चर्य होगा, आपको नहीं, हम सभी लोगों को दुखद आश्चर्य होगा कि जो उसका उत्तर आया, एक तो काफी समय व्यतीत होने के बाद, और 2013 की बात मैं कर रहा हूं। 2013 में गृह मंत्रालय की ओर से यह व्यवस्था हुई कि अभी तक इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। शहीदे आजम पब्लिक की ओर से भगत सिंह को दिया गया, और नहीं कह सकता कि व्यवस्था की ओर से शहीदे आजम कहकर कब पुकारा जाएगा। ये लोग कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का। बाकी ये खूब लोग बोलते हैं, बड़े ही गर्व के साथ बोलते हैं, और गृह मंत्रालय का जवाब आता है एक पंक्ति में कि अभी तक इस संबंध में हम लोगों को कोई सूचना प्राप्त नहीं। उसके बाद व्यवस्था बदली, उसके बाद हो सकता है कि हमसे ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन व्यवस्था में ऐसे लोगों के प्रति जो विरक्ति का भाव है, सीधे सीधे कि पब्लिक, और हम तो कहते हैं कि शहीद आजम, हम तो समझते हैं कि भाई ये क्रांति धर्मी क्रांतिकारियों की भी बात है, जिन लोगों ने कहा कि नहीं साहब तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। जिन लोगों ने कहा कि सिस्टम के अंदर अगर ये बात आती है तो सिस्टम में वो सारी बातें समाहित हो जाती है। लेकिन व्यवस्था की ओर से एक पंक्ति का जवाब आता है। इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक, जनता तो उनको शहीद आजम के रूप में मानती है, मानती रहेगी, मानती थी, मानती है, मानती रहेगी, लेकिन व्यवस्था के संबंध में कुछ नहीं है। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो मेरी ओर से था, और जितने क्रांतिकारी थे उतने ही वो कलम के भी, उनकी लेखनी में भी वो ताकत थी, उनके आलेख, उनकी कविताएं,
सब के सब देश को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित, देश को कैसे चेतना दिशा मिले इसके लिए समर्पित, और इसी पर आधारित एक ये 4 पंक्ति कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और ऐसे लोगों को शत शत नमन। ये शब्द शायद उपयुक्त नहीं है, ऐसे लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन, क्रांतिकारी अभिनंदन, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण जीवन क्रांतिकारी का, वो क्रांति का रूप स्वरूप अलग हो सकता है। वो रूप स्वरूप यह हो सकता है कि वो अपने निजी जीवन में भी वो क्रांति का वो स्वरूप करता है। जो चीज वो ठानता है, जो कुछ संकल्प लेता है, वो समर्पित भाव से उस संकल्पों को पूरा करने की कोशिश करता है। इस नाते भगत सिंह ने ये कहा कि उसका संपूर्ण जीवन क्रांतिकारी का जीवन, उनके लेखन के तरफ आप जाइए, संपूर्ण जीवन। और जब पत्र पत्रिकाओं में जब बात आई कि जेल में एक सज्जन मिले, वो बड़ो आस्तिक प्रकृति के थे, तो वो चाहते थे कि ये ईश्वर के प्रति, या तो वो कहे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस पर एक बहुत बड़ा आलेख उन्होंने दिया, और वो आलेख जो है लोगों के बीच आया कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। और जो आस्तिक कहते हैं वो आस्तिक अपने आप को, इसी प्रसंग में मैंने कहा था कि जब जहाँ समाज की बात आती है, जहाँ देश की बात आती है, जहाँ सोमनाथ का मंदिर लूटा जा रहा था, वहाँ आस्तिकता को ध्यान में रखकर अगर 500,000 सन्यासी चुपचाप शांत मौन ध्यान और साधना के बदौलत अगर वो शांत अगर थे, तो वो उस समय का सबसे बड़ा अकल्याणकारी कृत्य था, अहितकारी कृत्य था। उस समय राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए हाथ में अस्त्र उठाना सबसे बड़ा धर्म था, आस्तिकता का सबसे बड़ा प्रमाण था। इसलिए मनुष्य का संपूर्ण जीवन क्रांतिकारी का जीवन है। उस क्रांति का मूल तत्व है अपने विचारों में परिष्कार लाना, अपने मन के अंदर उठने वाली भावधाराओं में सत्य का, शिव का, सुंदर का समावेश करना। अब वो सत्य, हर आदमी का सत्य अलग अलग है, हर आदमी का शिव अलग अलग है, हर आदमी का सुंदर अलग अलग है। इसके डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत है। और तब भगत सिंह के पूरे व्यक्तित्व को एक आकार दिया जा सकता है। भगत सिंह को सिर्फ ये कह दे भगत सिंह आज के में थे तो लोग कहते हैं कि नहीं। एक दूसरा प्रश्न था इसमें, क्योंकि हम कुछ समय हम अधिक लगा, इसलिए कुछ समय हम ले लेते हैं आगे, अगर विराम दे दें, अगर इजाज़त न हो तो दूसरा कि बात हम खुद भगत सिंह, और ये आजकल बहुत चर्चा होती है कि भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाली अगर परिस्थिति बने तो भगत सिंह के रास्ते पर चलने के लिए कितने परिवार जो है वो मोटिवेट करते हैं, यह विचार नहीं। एक तो पब्लिक के द्वारा शहीद आजम कहा जाना, व्यवस्था के द्वारा नहीं। दूसरा, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां अपने बाल बच्चों को एक भगत सिंह के उस ट्रेंड पर, उस पर विकास पर आगे बढ़ने की जब बात अगर होती है, तो कैसे उसको हम वो शिक्षण, वो प्रशिक्षण दे कि फिर से कोई भगत सिंह पैदा हो, फिर से कोई खुदीराम बोस पैदा हो, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, ये सारे लोग पैदा हो। ऐसा कोई शिक्षण प्रशिक्षण, ऐसी परिस्थिति अगर आ जाए तो इसकी भी, इसलिए ये कहना जरूरी है और लाजमी भी है कि हम अगर देश के बारे में जो जज्बा है उसके लिए, क्यों भगत सिंह के बारे में ये कहा गया
कि मसलहत का है तकाजा, वक्त की आवाज है, कि मसलहत का है तकाजा, वक्त की आवाज है। देश पर अब मर मिटे तो बस यही अंदाज है। तो ऐ जी जाने वतन, ऐ जी जाने वतन, तू असल में जाने वतन, शान है तेरी वतन से और तू शान वतन, और तू शान वतन। और अपनी ओर से ये कि जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। जुल्म तो सिर्फ जुल्म है, जुल्म तो बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तक। जुल्म तो बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तक। खून तो बस खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून तो बस खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की अब बात क्या, जुल्म की औकात क्या। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैंने ये स्थापित करने की कोशिश की कि न केवल ऐसे वो क्रांतिकारी और देश को आज़ाद कराने के लिए अगर भगत सिंह को अवसर मिलता, अगर समय मिलता, तो एक बड़े ही उत्कृष्ट लेखक भी होते, हमारे सामने आते। और क्योंकि कलम की ताकत भी उनकी उतनी ही तीव्र थी। और ये अंत कर रहा हूँ कि हम धरती क्या, कविताएं लिखते थे, आलेख लिखते थे कि हम धरती क्या, हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं। हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं। अब थोड़ा सा अभी आज लोगों का नाम नहीं ले पाए क्योंकि विलम्ब हो गया था। हमारे परम मित्र रंजीत सिंह जी हैं, क्रांतिकारी हृदय सम्राट मित्र। आपके अंतस्थल की गूंज क्रांति की, कितना बड़ा बड़ा आप लिखे हैं, बहुत बहुत आभार आपका। मैडम जुड़ी हुए पुष्पेंद्र शर्मा जी बराबर हमारे ये हमेशा आप जुड़ते हैं। और वो मैडम शकुंतला तोमर जी, DS तोमर जी, मंजुला श्रीवास्तव जी, शुरू से उनका पटल भी है कि हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं। हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं। हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। लिखने वालों ने लिख दिया, और बुनने वाले नहीं बुन रहे हैं, चलने वाले उस राह पर नहीं चल रहे हैं, तो लिखने वालों का दोष नहीं। हर क्रांत कलम से शुरू हुई संपूर्ण हुई, हर क्रांत कलम से शुरू हुई संपूर्ण हुई। चट्टान
जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई, हर क्रांति कलम से शुरू हुई संपूर्ण हुई। चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई, हम कलम के बल पर त्रास बदलने वाले हैं, हम कलम के बल पर त्रास बदलने वाले हैं। हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं, हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं। बहुत बहुत आभार पथगामिनी इस सम्मानित पटल का, मैडम मंजुला श्रीवास्तव जी इसकी संस्थापिका, और जितने लोग आज पटल पर मौजूद हैं, हमारे मित्र रंजीत जी, नरेंद्र प्रसाद यादव जी, पुष्पेंद्र शर्मा जी, मैडम शकुंतला तोमर जी, DS तोमर जी, अमित कुमार मिश्रा जी, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी भी जुड़े थे, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितने लोग जुड़े थे सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे कुछ मौका, मैं तो सोचा था कि 20-25 मिनट आधा घंटा, लेकिन कुछ समय तो लग जाता है। बहुत बहुत आभार आप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ।